नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे साइंस पीवाई की सीरीज़ के क्लास नंबर 21 के बारे में। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें लिए गए हैं वो सभी सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और हर बार रिपीट होने वाले भी प्रश्न हैं। अगर आप दोस्तों इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी में जैसे लेखपाल हो गए, इसमें भी साइंस का वेटेज रहता है, तो उन सभी के लिए दोस्तों आप लोगों को इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कितनी बार आया है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 4 बार लगातार पूछा गया था। एएलपी सीबीटी 2024 में भी पूछा गया था। दोस्तों 2025 में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हमने मेंशन नहीं किया है। बोला गया निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोला जाता है का उपयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन है दोस्तों रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और ग्राइंडर, पैकिंग सामग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिक्सर और ग्राइंडर। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, मिक्सर और ग्राइंडर। दोस्तों CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोला जाता है। CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। इसका उपयोग किस लिए कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे हो गया दोस्तों रेफ्रिजरेटर में होता है, पैकिंग सामग्री में होता है, एरोसोल स्प्रे में भी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एरोसोल स्प्रे में भी होता है। और दोस्तों फोम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों बहुत ही हानिकारक रसायन होता है, बहुत ही हानिकारक रसायन होता है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन लेयर को दोस्तों नुकसान पहुंचाता है। याद रखिएगा दोस्तों, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर उसको दोस्तों बहुत हानि पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित इतने प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, पैकिंग सामग्री में होता है, एरोसोल स्प्रे में होता है, फोम में होता है। और दोस्तों CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको दोस्तों इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये क्या करता है दोस्तों, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, मतलब उसको दोस्तों नुकसान कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। इसको भी याद रखिएगा। ओजोन लेयर की बात करें, वो क्या करता है दोस्तों, सन से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें दोस्तों पृथ्वी पर आने से रोकता है, मतलब पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। याद रखिएगा, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। याद रखिएगा। और दोस्तों इसके बारे में पूर्ण से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अज्वलनशील रसायन है जिनमें कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। संरचना और नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका नाम क्या होता है? इसे फ्रियान के नाम से जाना जाता है। ये गैर विषैले और गैर अपक्रियाशील होते हैं, जिस वजह से इनका औद्योगिक उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है दोस्तों? जैसे रेफ्रिजरेटर और AC में दोस्तों होता है शीतलक के रूप में। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर और दोस्तों AC में होता है शीतलक के रूप में, एरोसोल स्प्रे में भी होता है, फोम निर्माण में भी होता है और सॉल्वेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी दोस्तों CFC को कम करने के लिए दोस्तों एक प्रोटोकॉल भी चलाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। और यह कब चलाया गया था दोस्तों? 1987 ईस्वी के आसपास चलाया गया था, जब देखा गया दोस्तों ओजोन लेयर में सन 1980 में ओजोन लेयर में देखा गया छिद्र पाया गया। तो दोस्तों इसको CFC कार्बन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दोस्तों कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, इसके यूजेस को कम करने के लिए। याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिक अम्ल को दांतों को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दोस्तों अगर मुंह का, मान लीजिए दोस्तों ये मानव का मुंह है, मुंह में दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिक अम्ल, इसमें अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा होता है दोस्तों तो दांतों में सड़न लगना शुरू हो जाता है। अम्ल की मात्रा दोस्तों 5.6 से कम होने लगता है जब दोस्तों 5.5 से कम होता है, मतलब अम्लता जब ज़्यादा होने लगता है तो दांतों के सड़न शुरू हो जाता है। अम्ल में दोस्तों pH मान जितना कम रहेगा उतना दोस्तों अम्लता ज़्यादा रहेगा। pH मान जितना कम रहेगा उतना दोस्तों उसमें अम्लता ज़्यादा रहेगा। याद रखिएगा।
तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है, दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो बोला गया कौन सा घटक है जो इसको दोस्तों नियंत्रण करता है। तो इसके नियंत्रण की बात किया जाए दोस्तों तो क्षार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो मतलब बेसिक क्षारीय चीज़ अगर दोस्तों आप लोग खा लेंगे, मुंह में आप लोगों के चला जाएगा तो उसको दोस्तों न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उदासीन कर देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, अम्ल को दोस्तों उदासीन कर देता है, जिससे दोस्तों दांतों में कैविटी नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों टूथपेस्ट किया जाता है। इसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टूथपेस्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे मृदु क्षार होते हैं जो अतिरिक्त अम्लता को निष्क्रिय कर दांत के क्षय को रोकते हैं या फिर दांतों के क्षय से बचाते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, उसको उदासीन कर देते हैं अम्लता को, इसलिए और दोस्तों दांतों के क्षय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डैश में मृत ऊतक होते हैं, मतलब इनमें से चारों में से किस में मृत ऊतक पाए जाते हैं। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूर्ण रूप से डिटेल में सोल्यूशन नीचे लिख कर दिया गया है और उसको दोस्तों पूरा डिटेल में आइए समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश में मृत ऊतक होते हैं, मतलब इनमें से किस में मृत ऊतक पाए जाते हैं। संतरे के छिलके में दोस्तों ये जीवित ऊतक होता है, जीवित होता है। अमरूद के छिलके में भी दोस्तों जीवित होता है। केले के छिलके में भी जीवित ऊतक पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नारियल के छिलके में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नारियल के छाल में, नारियल के छाल में। और दोस्तों इस ऊतक को क्या बोला जाता है, स्क्रेलेन काइमा। स्क्रेलेन याद रखिएगा दोस्तों, स्क्रेलेन काइमा इस ऊतक को बोला जाता है, स्क्रेलेन काइमा। इसकी ऊतक दोस्तों कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं, इसकी मृत कोशिकाएं होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। स्क्रेलेन काइमा कहाँ पर पाया जाता है, जैसे पौधों के बाहरी सतह जैसे जो हार्ड कवर होता है उसमें पाया जाता है। कोकोनट जैसे नारियल के छाल में पाया जाता है। जितने भी कठोरता प्रदान करने का काम होता है स्क्रेलेन काइमा ऊतक का काम होता है। अब ये दोस्तों किस वजह से, किसके जमने के कारण हार्ड होता है, इसको भी याद रखिएगा, लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण यह दोस्तों हार्ड होता है, यह भी याद रखिएगा। लिग्निन के जमाव के कारण स्क्रेलेन काइमा की ऊतक कोशिकाएं हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, लिग्निन जमाव के कारण। इतना दोस्तों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इसके बारे में पूर्ण से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कोशिकाओं में, पादपों में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, पैरेनकाइमा याद रखें दोस्तों। जैसे कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है विभेजोतक ऊतक, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है अस्थायी ऊतक, एक होता है विभेजोतक ऊतक। लेकिन दोस्तों उनमें भी अगर डिटेल में जाएंगे तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और दोस्तों स्क्रेलेनकाइमा आप लोग याद रखिएगा। पैरेनकाइमा क्या होता है, इसकी कोशिकाएं दोस्तों जीवित होती हैं, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है जो पौधों में सबसे अधिक पाई जाती हैं। जो पौधों में दोस्तों सबसे अधिक पैरेनकाइमा ऊतक पौधों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। अब पैरेनकाइमा में ही दोस्तों एक होता है एरेनकाइमा, काइमा। इसकी एक की एरेनकाइमा किस लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, वायु गुहाओं के लिए, मतलब रिक्त स्थान के लिए याद रखिएगा। रिक्त स्थान के लिए कौन सी ऊतक जिम्मेदार होता है, तो एरेनकाइमा याद रखिएगा। इसका काम क्या होता है दोस्तों, भोजन का भंडारण करना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कोशिकाएं इसकी जीवित होती हैं और दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो भोजन का भंडारण करना, प्रकाश संश्लेषण करना और गैसीय विनिमय के लिए पैरेनकाइमा ऊतक जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जैसे फल में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है और दोस्तों जड़ों में भी यह ऊतक पाई जाती है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं कोलेनकाइमा क्या करता है दोस्तों, इसकी भी कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती हैं। लेकिन दोस्तों पेक्टिन और सेलुलोज के जमाव के कारण ये कोशिकाएं थोड़ी मोटी हो जाती हैं, हार्ड नहीं होती लेकिन थोड़ा मोटी हो जाती है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। यह दोस्तों पौधों के बढ़ते हुए भागों को लचीलापन प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता देता है, जिससे तने बिना टूटे नीचे झुक सकते हैं, मतलब उन्हें लचीलापन आ जाता है। स्थान क्या है, मुख्य रूप से पत्तियों के डंठल में, युवा मतलब जो ताज़े शाखाएँ होती है पौधों के उसमें पाए जाते हैं, ताज़े ब्रांचेज में पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, स्क्रेलेनकाइमा इसकी कोशिकाएं दोस्तों मृत होती हैं, याद रखिएगा। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी होती है, अत्यधिक मोटी होती है। अब किस कारण होता है दोस्तों, लिग्निन जमाव के कारण इसकी कोशिकाएं मोटी और दोस्तों हार्ड हो जाती हैं। कार्य क्या होता है, यह पौधों को कठोरता प्रदान करता है, स्टिफनेस प्रदान करता है, मजबूती और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इसका स्थान यह कहाँ पर पाया जाता है, बीजों के छिलके, नारियल की जटा या फिर नारियल के छाल, पत्तियों की शिराओं और कठोर तनों पर यह पाया जाता है।
सभी के सभी दोस्तों ये सब याद रखिएगा, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन न पूछा जाता हो। और दोस्तों कुछ अलग से दोस्तों आप लोग जान लीजिएगा, जैसे फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, और दोस्तों जाइलम। फ्लोएम और जाइलम दोस्तों याद रखिएगा। जैसे फ्लोएम होता है एफ से फ्लोएम, एफ से दोस्तों फूड मतलब भोजन, भोजन का संवहन करना, भोजन का संवहन करना। और जाइलम होता है दोस्तों जल का संवहन करना, जल का संवहन करना, जल का संवहन करना। याद रखिएगा दोस्तों फ्लोएम का क्या काम होता है, भोजन का संवहन करना, जो पत्ती प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में भोजन जो बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और दोस्तों दोनों दिशाओं में पहुंचाना। याद रखिएगा दोस्तों दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में पहुंचाना, मतलब ऊपर भी पत्तियों में भी, अन्य पत्तियों में, और नीचे दोस्तों तने में भी, तने और जड़ में भी। लेकिन जाइलम की जो करता है जल का संवहन, यह दोस्तों जड़ से रूट से जल को प्राप्त करता है दोस्तों, और एक दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ ये लेके जाता है एक दिशा में। इसको भी याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लोएम क्या करता है दोनों दिशाओं में, या दोनों दिशाओं में याद रखिएगा, जाइलम एक दिशा में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पर नहीं होता है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है दोस्तों, साबुन बनाने में इसका प्रयोग, कागज़ बनाने में प्रयोग होता है, साबुन और अपमार्जक के रूप में भी प्रयोग होता है, डी ग्रीसिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पानी के शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं, देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहा जाता है, जिसका नाम है दोस्तों कास्टिक सोडा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछता है, उसका नाम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वास्तविक उपयोग कहाँ पर होता है, साबुन और डिटर्जेंट निर्माण में होता है, कागज़ और पल्प उद्योग में किया जाता है, रेयान जैसे कृत्रिम फाइबर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, धातुओं की सफाई या फिर ग्रीस हटाने में किया जाता है, डी ग्रीसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बोला गया क्वेश्चन में, जब किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए तो धारा कितना होगा। किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए, पहले R था, फिर उसको क्या कर दिया गया दोस्तों 3R कर दिया गया, तो उसका धारा क्या होगा। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V बराबर होता है I/R, तो I बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/R। तो पहले I बराबर V/R था, तो इसको दोस्तों R की जगह 3 रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/3R। तो V/R दोस्तों पहले था, तो यह क्या हो जाएगा 1/3 गुना हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1/3 यहाँ से बच रहा है, 1/3 यहाँ से बच रहा है, और बाकी V/R पहले से था और V/R पहले भी अब बाद में भी है, तो 1/3 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी ओम्स लॉ याद रखिएगा दोस्तों, V बराबर IR होता है, V होता है वोल्टेज, I होता है धारा, R होता है प्रतिरोध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DNA की बात किया जाए दोस्तों, तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का फुल फॉर्म। ये दोस्तों फुल फॉर्म भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA का इसी तरह याद रखिएगा दोस्तों, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का फुल फॉर्म। चलते हैं इस क्वेश्चन पर दोस्तों। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बोला गया नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोस्तों, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस, ऊर्जा घर, कोशिका का
कोशिका का ऊर्जा घर इसको बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। लाइसोसोम की बात करें दोस्तों तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है, थैली, आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है, ये याद रखिएगा। वो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या फिर बिजली घर बोला जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से राइबोसोम, ये सभी के सभी फैक्ट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को बोला जाता है, यह भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बोला गया जब चूना पत्थर गर्म करने पर क्विक लाइम में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अपक्रिया होती है? जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, वह क्विक लाइम CaO को बोला जाता है क्विक लाइम, या फिर सिंपली लाइम बोला जाता है, जिसे चूना बोला जाता है, चूना में परिवर्तित हो जाता है। तो यह किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो हो जाएगा दोस्तों अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपघटन अपक्रिया। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस, OH का दोस्तों होल ट्वाइस। इसको दोस्तों जब गर्म करते हैं, हीट इसमें प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? CaO प्लस H2O जल में दोस्तों टूट जाता है। यह होता है दोस्तों चूना पत्थर, इसको चूना पत्थर बोला जाता है। इसको दोस्तों सिंपली चूना बोला जाता है, जिसे लाइम बोला जाता है। यह हो जाएगा जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह कैसी अपक्रिया है दोस्तों? देखिए, एक यौगिक से दो यौगिक बन रहा है, दो यौगिक बन रहा है, इसको बोला जाता है अपघटन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है दोस्तों? जब दो तत्व मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व मिलकर किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको अपघटन अपक्रिया बोला जाता है। विस्थापन अपक्रिया और दोहरा विस्थापन अपक्रिया क्लास नंबर 17 आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी क्लास नंबर 18 आप लोग देख लीजिए, पूरा डिटेल में अपघटन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, दोहरा विस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इन सभी के बारे में पूर्ण से समझाया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी इसमें भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जब चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया दोस्तों, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर एक मिनट, चूना पत्थर बोला गया, यहाँ पर चूना पत्थर बोला गया, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों। हमने जो CaOH का होल ट्वाइस वाला सूत्र बताया था, यह किसका सूत्र है? चूना पत्थर का सूत्र नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। यह किसका सूत्र होता है? यह होता है बुझे हुए चूने का, बुझे चूने का यह सूत्र होता है, याद रखिएगा दोस्तों, बुझे चूने का सूत्र होता है। चूना पत्थर को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसको बोला जाता है। इसको जब गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 में यह टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, बुझे हुए चूने से भी दोस्तों CaO बनाया जाता है, लाइम बनाया जाता है। जब इसको गर्म करेंगे, रिएक्शन हमने सही बताया था, लेकिन ये वाला कन्फ्यूजन में हो गए, थे, इसलिए दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, बाकी CaOH का होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना बोला जाता है। यहाँ से भी दोस्तों लाइम प्राप्त किया जाता है गर्म करके, जल वहाँ से निकल जाएगा, आपको सिंपली लाइम का ठोस अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। बाकी इसको दोस्तों गर्म करेंगे CaO और CO2 में टूट जाता है, यह एक प्रकार का अपघटन अपक्रिया है। यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। CaCO3 को सॉलिड फेम में है, इसको गर्म किया गया, CaO और CO2 में यह टूट गया। यह कैसी अपक्रिया? ऊष्माशोषी अपक्रिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया है, इसको याद रखिएगा। यह कैल्सिनेशन के रूप में इसको जाना जाता है, कैल्सिनेशन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।